हमेशा की तरह अब स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का, जो कि आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी, जो कि पूर्व विशेष सचिव शिक्षा विभाग है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर विशेष सचिव रह चुके हैं शिक्षा विभाग में। कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में और कितने दिनों तक आपने इसमें काम किया, कुछ बताएं। जी, मैं भारतीय डाक दूरसंचार सेवा का अधिकारी हूँ और मेनली यह केंद्रीय सिविल सेवा है। तो हम बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति पे आए थे। लोग जा सकता है, जो भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य में आ सकते हैं, राज्य सरकार मतलब अखिल भारतीय सेवा के जो यूपीएससी से सिलेक्टेड हैं, और राज्य सरकार के जो आईएएस हैं या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं वो केंद्र में जा सकते हैं। तो करीबन 6.5 साल तक जो है हम बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पे काम किए हैं। अच्छा, और कितना ये हो गया, मतलब जब आप इस विभाग में आए तो किस तरह के बदलाव देखा आपने? बिहार में बहुत सारी शिक्षाओं पे जब बात होती है तो जब आप पद पे थे तो क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या क्या बदलाव देखा आपने? शिक्षा में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आया जो सफ़रनामा है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था जी, तो उस समय साक्षरता का दर 11% था। और जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, चूँकि 2021 में जो है वो जनगणना नहीं हुई थी, 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, बट मोटा मोटी जो हमारे पास आंकड़ा है वो 2021 में जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो 67% थी और पुरुषों का 73% के लगभग था। तो कायदे से यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो हम 73 to 74% जो है वो साक्षरता दर कह सकते हैं बिहार का ओवरऑल। और ये जो बदलाव हुआ है वो बिहार सरकार के कई जो नायाब प्रयोग हैं, क्योंकि आपको पता है जो बिहार के नॉट ओनली शिक्षा, किसी भी सेक्टर की बात करें तो पहले जब भी बिहार का हम लोग नाम लेते थे तो नीचे पायदान से देखना शुरू करते थे जी। तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई नायाब प्रयोग किए और अच्छे अच्छे जो है वो स्कीम्स लाए और उसका सुखद परिणाम है कि बिहार की जो साक्षरता दर है और खास करके बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, उसमें काफ़ी द्रुत गति से इजाफा हुआ। और आज के समय में जो महिला और पुरुष है, जब भी आप मैट्रिक या 10+2 का आप देखेंगे आंकड़ा तो बीच बराबर ही रहता है, मतलब बढ़ने वाले जो है वो छात्र छात्राओं की संख्या लगभग बराबर होती है। और सर जब बात करेंगे हम, जैसे आपने कहा कि महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, जब आप पद पे थे तो क्या प्राथमिकताएं थी आपकी? आपने क्या ऐसा देखा जो लगा कि जब हम पद पे हैं तो इस चीज़ को और अच्छे तरीके से किया जाए? हम फरवरी के अंत में निकले हैं शिक्षा विभाग से। जी। शिक्षा विभाग से फरवरी के अंत में निकले हैं तो आप समझिए अभी हाल तक हम वहाँ थे। काफ़ी बदलाव ये आया है जो करीबन जो वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनका जो शुरुआती दौर था उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए सबसे पहले बालिकाओं के लिए जो है वो साइकिल योजना की शुरुआत की थी। आपको पता है, आप बिहार की हैं, जो यहाँ जो है वो बालिकाओं को खास करके आने जाने में पहले उतना स्कूल जो है वो काफ़ी दूरी पे होती थी और बहुत बड़ा संकट था। तो उन्होंने इसको नज़दीक से जो है देखा और अनुभव किया कि अगर बालिकाओं को साक्षर करना है तो उसको अगर हम साइकिल दे दें तो काफ़ी जो है वो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बालिकाओं के लिए जो 9th क्लास में खास कर लड़कियां हैं उसके लिए उन्होंने साइकिल योजना शुरुआत की। बाद में उसको लड़कों के लिए भी, बालक के लिए भी कर दिया गया। इसके अलावा पोशाक, हम लोग 2 जोड़ी पोशाक देते हैं और कई तरह का जो है वो स्कीम्स चलाते हैं स्कॉलरशिप्स का। जैसे कि अगर इंटरमीडिएट कोई लड़की पास करती है, अगर वो अविवाहित है तो 25,000 का उसको ये मिलता है वजीफा या स्कॉलरशिप। और वही अगर लड़की ग्रेजुएट बन जाती है तो 50,000 का देते हैं। तो आप, और प्लस नॉट ओनली दिस, जो आपको कक्षा पहला से लेकर के
ग्रेजुएशन तक जो सरकार जो है वो पहले खर्च करती थी 52,500, और जब ये हर स्कीम में थोड़ा थोड़ा इजाफा हुआ है तो अनुमानतः आप समझिए जो लगभग लाख रुपए जो है वो प्रति बच्चों पे खर्च किया जाता है, खास करके बालिकाओं के लिए। और जो बालक है उसके लिए थोड़ा कम है, क्योंकि कुछ स्कीम्स जो है वो एक्सक्लूसिव लड़कियों के लिए है। अच्छा। तो ऐसे करके जो है वो सफरनामा काफ़ी द्रुत गति से बढ़ रहा है। और आज तो बिहार की जो साक्षरता है उसको लेकर के पूरे भारत में जो है अखिल भारतीय स्तर पे भी चर्चा हो रही है। माने काफ़ी अच्छा कर रहा है बिहार। तो अभी जैसे कि ये स्कीम ऐसी है कि गांव-गांव तक है, तो क्या चुनौतियां आई इस क्षेत्र में, जब क्योंकि बच्चों को घर से निकाल के स्कूल तक ले जाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, तो किस तरीके की जागरूकता अभियान आप लोग करते थे? जागरूकता अभियान के लिए जो है वो काफ़ी कुछ, सबसे पहले तो देखिए ऐसा था, जो पहले भी जो लड़कियां थी ये नहीं है जो वो पढ़ना नहीं चाहती थी, जी। लेकिन उसको बंदिश में रखा जाता था। बट जितना भी ये सब टाइप का जो दकियानूसी विचार है वो सबों का जो समाधान है, जो कुंजी है वो शिक्षा ही है। तो शिक्षा इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो हमारा जो पंचायत लेवल पे विशेष शिविर चला करके जिला पदाधिकारी के माध्यम से, और हमारे शिक्षा विभाग में एक विशेष निदेशालय है जन शिक्षा। तो जन शिक्षा में जो है वो तालमी मरकज और शिक्षा सेवक, इन लोगों का काम ही रहता है, जो यदि कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा है तो उन बच्चों को घर से विद्यालय तक जो है उसको लाना, समझा के बुझा के हर तरह से गार्जियन को मोटिवेट करके और उसका नामांकन कराना, और फिर जो है उसको उसके घर तक पहुंचाना, प्लस नुक्कड़ नाटक, अलग अलग ये सब तरीका को अपना करके जो है हम लोग उसको मुख्य धारा में लाए। अच्छा सर, आपने अभी जब बात कही शिक्षा की, तो उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिड डे मील का भी है। जी। तो ये कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से कार्य करता है, क्या क्या चुनौतियां हैं इस चीज़ में? देखिए मैं आपको बता दूं, जब आपने प्रश्न किया है, और मेरे लिए मतलब ये सौभाग्य की बात रही है कि मैं रहा तो हूँ विशेष सचिव, मेरा मूल पद विशेष सचिव था, लेकिन मैंने शिक्षा विभाग का कोई भी निदेशालय या महकमा ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे मैंने कार्य नहीं किया है, क्योंकि 6.5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो काफ़ी लंबा होता है। और मिड डे मील का लगभग 2.25 साल, 2.5 साल के करीबन जो है डायरेक्टर हम रहे हैं। और मेरे समय में जब कोविड जब खत्म होने वाला था, उस समय हम डायरेक्टर का प्रभार लिए थे 14 जनवरी 2021 को। जो हमारा ई शिक्षा कोष है, इस शिक्षा कोष में करीबन 1,79,00,000 1.7 लाख करोड़ जो हैं वो बच्चे नामांकित हैं। और कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील खिलाया जाता है। तो आप ये समझिए, और विद्यालय की संख्या लगभग 75,000 कक्षा 1 से 8 तक का, जो 75,000 विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील को खिलाना, उसका अकाउंटिंग रखना, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, और जो भोजन का पकाया जो मापदंड के अनुसार जो है उसको भोजन मिले गुणवत्तापूर्ण, इसको इंश्योर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है जी। तो एज ए डायरेक्टर हमारा जो है वो हर जिले में मिड डे मील का एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होता था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नीचे अधीनस्थ जो है वो कई उनके जो सबऑर्डिनेट जो है हायरार्की में वो सारे रहते थे ब्लॉक लेवल तक, और वो प्रतिदिन जो है वो विद्यालय का निरीक्षण करते थे, और निरीक्षण करके ये इंश्योर करवाते थे कि गुणवत्तापूर्ण मतलब जो उसको क्वालिटी का भोजन मिले। और चूंकि जैसे घर में भी होता है, जब भी आपको कोई समारोह होगा या यज्ञ होगा तो जो मुखिया है उसको तो लीड रोल लेना पड़ता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते थे, और उनका स्कूल में ये चलता था, तो वो लीड रोल में रहते थे, और सभी शिक्षक मिल करके जो है उसको अपने मार्गदर्शन में, रसोईया हमारा है, रसोईया करीबन 2.25 लाख रसोईया जो है इसमें पार्ट टाइम बेसिस पे कार्य करता है। तो रसोईया भोजन निर्माण करती थी,
और उसका सघन मॉनिटरिंग होता था। और हम लोग राज्य स्तर से भी जो है, जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और अन्य जो कनीय अधिकारी हैं, सभी उसका पर्यवेक्षण करते थे। तो ऐसे करके हम लोग गुणवत्तापूर्ण जो भोजन है उसको इंश्योर करते थे, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग रखा जाता था। और मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार ने एक ये चेंज किया था, नियम चेंज किया था कि जो वो फंडिंग करेगी मिड डे मील का, उसको कहते हैं पीएफएमएस व्यवस्था, जो वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था है। कहने का मतलब पैसा जो है वो आपको मान इंटरलिंक्ड रहेगा, डायरेक्ट वेंडर के खाते में जाएगा। वेंडर को हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते थे, वेंडर से डायरेक्ट अनाज, सब्जियां, दाल, तेल ये सब लिया जाता था। सरकार का एक रेट है, अलग अलग कक्षा के लिए 1 से 5 तक के लिए कुछ अलग रेट है और 6 से 8 के लिए कुछ अलग रेट है। तो उस रेट्स के अनुसार जो है वो वेंडर्स को हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करके उसको उसमें टैग करते थे और डायरेक्ट वेंडर के खाते में पैसा जाता था। तो इससे जो बीच में लीकेज होता था पैसा का, तो वो काफी हद तक दूर किया जाता था उस फिल्फरेज को। और अभी शिक्षा विभाग जो है पायलट बेसिस पे, चूंकि एक शिकायत रहती थी कि जो हेडमास्टर्स हैं वो मिड डे मील के कारण कभी कभी शिक्षण व्यवस्था का पर्यवेक्षण कम कर रहे हैं, तो अभी एक एक्सक्लूसिव एक टीचर को मिड डे मील के लिए जो है वो डिप्यूट किया गया, बट पायलट बेसिस पे है। उसके फलाफल के आधार पे जो वर्तमान जो इस चीज को देखते हैं वो अपना निर्णय लेंगे, जो भी फलाफल होगा। लेकिन मेरे टाइम में जो है ये काफी सुचारू रूप से चला और अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा और सुधार ही होगा जी। और कहते हैं सर, एक अधिकारी के तौर, अधिकारी तो एक इंसान होता है, उससे पहले एक इंसान होता है कि, और उसको चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो कभी आपको लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल है कि किसी को कन्विंस करना, स्कूल तक आना, फिर खाना खिलाना, कुछ ऐसा चैलेंज कभी आपको फेस करना पड़ा? चैलेंजेज, देखिए कोई भी जो कार्यक्रम है तो चैलेंजेज तो आता है जी। कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो कि विरोध करते हैं, बहुत तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। जैसे ये जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम में कई तरह का है। जो विद्यालय समिति होती है, विद्यालय की एक शिक्षा समिति है जो कि मिड डे मील का भोजन का ये करवाती है रसोईया के माध्यम से, मतलब उसका संचालन जो है वो विद्यालय की समिति करती है। और कुछ जिले हैं, मैक्सिमम जिले जो जहाँ पे कि हम लोग एनजीओ को दिए हुए हैं। तो आपस में एक शिकायत रहती है कि एनजीओ मतलब एक दूसरे को कभी कभी जो है, जो ये अच्छा है जो विद्यालय प्रबंध समिति करती है या वो अच्छा है, तो एक टेंडेंसी रहती है कभी कभी जो नहीं, हम थोड़ा माने हमको मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसके लिए खींचातानी में क्या है, जो आपसी जो पॉलिटिक्स रहता है, तो कभी कभी आप सुनेंगी जो उसमें जो है छिपकली पाया गया। जी जी। हाँ, तो कभी कभी उसमें विषाक्त भोजन खाने से इतने बच्चे बीमार, तो वो सब आपसी उसका परिणाम है। और कहीं कहीं पिलफरेज भी रहता है, कुछ आपसी जो है वो गड़बड़ी करने की का जो मनसा रहता है उसके कारण से भी किया जाता है। तो ये सब चुनौतियां रही है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, जो हम लोग लगभग 40,000 की जो हमारी तादाद थी, चूंकि शिक्षा विभाग जो है वो बिहार सरकार का सबसे बड़ा विभाग है, तो 40,000 लोग प्रतिदिन इसके अनुश्रवण के लिए निकलते थे। और 40,000 की जब बड़ी फौज अनुश्रवण के लिए निकलेगी तो ऑब्वियसली गुणवत्ता जो है वो इंश्योर रहेगा। इसलिए अब कमी बेसी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन आप मैंने बताया जो उतना बड़ा स्कीम है तो वो तो रहेगी जी, और वो तो चलता रहता है। आपने सर पीएचडी किया है वुमेन सरपंच पे, ये कुछ नया सा भी लग रहा है सुनने में भी, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या है? देखिए, मेरी इच्छा थी, चूंकि मेरे परिवार के अधिकांश जो हैं, मेरे फादर भी विश्वविद्यालय की सेवा में थे, मेरे सास ससुर भी
वो लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, विश्वविद्यालय की सेवा में थे, सारे लोग अब दिवंगत हो चुके हैं। मेरी पत्नी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती है, अभी दरभंगा में पोस्टिंग है, पहले यहीं थी। तो हम लोग मिला जुला करके शिक्षा से जुड़े हुए रहे। तो शुरू से एक इच्छा थी, लेकिन प्रथम प्रयास में ही जो है वो सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया था। तो इसके कारण ऑनर्स के बाद ही जो है हम नौकरी में आ गए थे। तो सेवा में आ जाने के कारण रेगुलर कोर्स करना थोड़ा कठिनाई रहता है, लेकिन बाद में जो है वो हम पीएचडी किए। और जो मेरा अपना व्यक्तिगत इच्छा थी कि मैं भी पीएचडी करके कुछ इनोवेटिव उस क्षेत्र में काम करूं। तो मुझे जितना ज्ञात है, जो महिला सरपंच पे सबसे पहला काम मेरा है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करना चाह रहे थे। उसमें खास करके जो महिला सरपंच, क्योंकि बिहार जो है वो पहला स्टेट है, 2006 में एक्ट बना था जो कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया था। तो महिलाएं जब एज सरपंच के रूप में काम करती है या एज मुखिया के रूप में काम करती है, लेकिन मेरा पीएचडी का सरपंच का रहा है, तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हुआ जी। या किस प्रकार से जो है सामाजिक जो स्थिति है उसमें चेंजिंग आया, यही मेरे शोध का विषय था। और मेरे जो आंकड़े निकले वो काफी उत्साहवर्धक थे। 52% लोगों ने उसमें माना था कि नहीं, इससे सही में काफी बदलाव हुआ है। और मेरा पीएचडी किया हुआ हो भी गया 2 साल। तो मैं काफी आशान्वित हूँ, जो धीरे धीरे करके, चूंकि काफी पुराना समय से जो है वो महिलाओं को इसमें रखा गया है अंकुश में, तो काफी बदलाव हो रहा है। और ये जो सरकार का निर्णय था वो अत्यंत प्रशंसनीय था। जो वही हमारे संविधान का मैंडेट है कि अगर समाज का कोई तबका अगर पिछड़ गया है मुख्य धारा से, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है विशेष व्यवस्था की जाए। और बिहार सरकार ने पहला ऐसा किया था विशेष व्यवस्था 2006 में ही, महिलाओं को मौका मिला और एज सरपंच उन्होंने एक्सीलेंट काम किया है। और सर बात करेंगे कि जब आप विद्यार्थी जीवन में थे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे और फिर आप उसी विभाग में आप सबसे उच्च पद पे आए, तो किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरीके का बदलाव आपने देखा, थोड़ा सा वो साझा करें। देखिए, ये बहुत ही गौरव का क्षण होता है और कुछ चीजें होती है जिसको अभिव्यक्त करने में वास्तव में काफी वो है, मतलब भावनात्मक उसका हम ये कह सकते हैं। मधुबनी मेरा जन्म स्थान है। तो मधुबनी मिथिलांचल का एक छोटा गांव है सतघड़ा, बाबूबड़ी प्रखंड में है। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, हम हालांकि कम ही दिन पर हैं वहाँ पे, बाद में हम देवघर शिफ्ट कर गए थे। पूरी शिक्षा मेरी देवघर से हुई है। तो शुरुआत वहीं पे उस गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ से किए। जो बाद में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बने या कई तरह का महकमा आपको बताया शिक्षा विभाग के अंदर, तो जब भी जाते थे तो वो जो बचपन की जो यादें हैं, उस समय का जो माहौल होता था और अभी का है, उसमें काफी आकाश पाताल का फर्क आया। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उस समय एक स्कूल इंस्पेक्टर भी नहीं, एक सब इंस्पेक्टर, और वो साइकिल से चला करते थे। तो मुझे लगता है जब अगर वो मधुबनी से चलते होंगे तो पूरे जिला में ये खबर हो जाता है, जो हो जाता था जो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। और वो इंस्पेक्टर साहब जो भी कक्षा के अच्छे बच्चे होते थे, कोई प्रश्न अगर पूछता था, एक बार पीठ पे हाथ डालते थे जब भी हम लोग सही उत्तर देते थे, तो लगता था जो प्रेसिडेंट का मेडल मिल गया। और वो उनका हाथ लेना, चूंकि उस समय उतना संसाधन नहीं होता था, न इतना ये उपलब्ध था विकल्प, वो आपको गारंटी होता था किसी भी भारत के किसी भी सफलता को प्राप्त करने का। आज के समय में क्या है, जो भावना है वो काफी कम गई है। न शिक्षक का छात्र के प्रति वो भावना है, न छात्र का शिक्षक के प्रति भावना है। विकल्प भी कई हैं, और पहले तो शिक्षक घर घर से पकड़ के लाते थे। मैंने जो आपको पूर्व में बताया ना, हमारे पास ये महकमा है और वो है, ऐसे करके हम लोग करते हैं, प्रचार करना पड़ता है। उस समय लोग टीचर अगर एक बार बोल दें
घर से खींच के ले जाते थे, पीटते ले जाते थे, और मजाल है किसी गार्जियन का जो चूं कर दे। और आज के समय में यदि अगर ऐसा करेगा तो वो संभव नहीं है, एफआईआर उस पर हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ आज का खराब है, माहौल का प्रभाव है, ऐसे वो तरीका भी अच्छा था ऐसा नहीं है, बट आज का जो तरीका है उसमें भी कुछ गुंजाइश है सुधार की। अगर शिक्षक अच्छे भावना से कभी कभी किसी को, छात्र को अगर वो ये कहते हैं तो उसको भी उतना बड़ा रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। भावना प्रधान है, जिसको लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं ना, मेंस रिया जी। कोई भी जो कर्म है उस कर्म करने के पहले आपकी मनसा क्या रही है वो महत्वपूर्ण है। तो मेरे लिए काफी सुखद अनुभव था। जो हम बिहार के हैं, बिहार जन्म स्थान है, बिहार में पले बढ़े हैं, और बिहार की ही शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करने का मौका ईश्वर ने मुझे दिया है। और मैं एज डायरेक्टर, एज विशेष सचिव या एज अधिकारी अपने समाज के लिए कुछ कर सका हूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही संतोष की बात थी और बहुत अच्छा अनुभव फील होता था जब भी जाते थे। और ये बहुत प्राउड मोमेंट भी बहुत होता है। प्राउड मोमेंट। और सर, जहाँ तक हमें पता है कि आप जब बिहार में पहली बार निफ्ट की स्थापना हुई तो आप पहले डायरेक्टर थे, वो अनुभव कैसा था? किस तरीके से आपने बदलाव देखा? देखिए, वो काफी आप पुरानी बातें कर रही हैं। जब निफ्ट 2008 का था, 2008 में निफ्ट, आईआईटी, ये सब संस्थान जो है वो बिहार में खुले थे, और नया चेंजिंग का वो आपको उस समय ये था, बदलाव की लहर की लहर। ये जो आपका जहाँ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी उसी समय का है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय तो हम लोग बहुत बाद में बनाए हैं, लेकिन उसी समय वो सब नीम तीम उसी समय रखा गया था। तो निफ्ट उस समय शेप ले रहा था, और हम फर्स्ट फाउंडर डायरेक्टर्स को उसके रहे हैं। ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बट उस समय निफ्ट चलता था यहीं गांधी मैदान में, ये जो उद्योग भवन है, उद्योग भवन के सेकंड फ्लोर पे चलता था, हम वहीं बैठा करते थे। बट बनना शुरू हो गया था। बट बिहार के लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर के फैशन संस्थान पटना में होना बहुत बड़ी बात थी, और मेरे डायरेक्टरशिप में बिहार में पहला फैशन शो हुआ था, ये तो वो भी मैंने करवाया था। यहीं आपको एनएफटी के बगल में ही वो जो बड़ा सभागार है जी, गांधी मैदान में ही? नहीं, गांधी मैदान नहीं, गांधी मैदान के बगल में वो जो सामने है। अच्छा, तो बिहार में सबसे पहले फैशन शो भी आपने ही वो एसके मेमोरियल, श्री कृष्ण मेमोरियल में हम लोगों ने करवाया था पहला फैशन शो। और जो भी फैशन की दुनिया के उस समय में उद्भट लोग थे, सारे लोग, मतलब कोई चाहे वो फिल्म रिलीज के सिलसिले में आए या फैशन क्षेत्र के जितने भी नामी गिरामी लोग थे, तो उनका दौरा वहाँ होता था, बहुत एक्सपोजर भी मिलता था। और फैशन नई विधा थी, रोजगार के कई अवसर थे, अच्छा विकल्प था, युवाओं को आकर्षित करता था। और ऐसा नहीं है जो नया था तो उसमें कुछ कमी थी। मेरे टाइम में खास के जो फैशन मैनेजमेंट है, तो फैशन मैनेजमेंट के जो छात्र है वो अखिल भारतीय टॉपर भी थे, यही पटना से, तो बहुत अच्छा रहा, वो भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। और वो बदलते बिहार में आज बहुत सारे ऐसे निफ्ट के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, अभी नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। आजकल बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती है, फिर बहुत बाद में स्टार्ट करती है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा को सुगम बनाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया है। इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि बहुत अच्छे बदलाव। सबसे पहला बदलाव ये है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो यथासंभव आपको मातृभाषा में देना है, और उसके लिए ऑब्वियसली अनुवादक की जरूरत पड़ेगी, नए नए पद सृजित किए जाएंगे। उसमें 5+3, हमारा जो ये 10+2 जो एजुकेशन व्यवस्था था 12वीं तक का, तो जिसको प्री एजुकेशन कहते हैं, तो 5 साल तक में 3+2, 5 साल तक में जो है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन देना, और उसके बाद 5+3+3
+4, यही है इसका। 12 साल को ऐसे बांटा है। 5 साल तक में प्री एजुकेशन, उसके बाद 8 साल 3 साल और जोड़िए कक्षा 1-2, फिर 3 साल और जोड़िए तो कक्षा 5 तक। तो ऐसे करके 12वीं तक का वो ये किया है। यथासंभव जो है आपको मातृभाषा में शिक्षा देना है। त्रिभाषा के फॉर्मूला को फिर से रिवाइव किया गया है, अपनी जो 3 भाषा का फॉर्मूला। और खास करके जो आज का डिमांड है, जैसे कि आजकल बच्चे आईटी सेक्टर में बहुत जाते हैं, उसमें कोडिंग करना पड़ता है। तो आपको जब बाद में कोडिंग करना है, रोजगार का अवसर उसी में है, तो शुरू से ही स्कूल लेवल से ही लोग कोडिंग सीखें। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको कहते हैं, एआई की शिक्षा उसको मिले। और इसके अलावा रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स नया फील्ड है, तो रोबोटिक्स की पढ़ाई भी स्कूल लेवल से ही हो। और व्यावसायिक शिक्षा पे काफ़ी जोर है, व्यावसायिक शिक्षा पे काफ़ी जोर है। जैसे पहले आईटीआई होता था, तो आईटीआई में इसके लिए लोग विशेष रूप से जाते थे। आपको पता है जो हर क्षेत्र का महत्व है, आपको टेलीफोन बनाना भी आना चाहिए, टीवी भी आना चाहिए ठीक करना, पंखा भी ठीक करना आना चाहिए, साइकिल की मरम्मती भी आनी चाहिए। सब क्षेत्र में रोजगार है। प्लस आप अपना उसमें रोजगार कर, फैशन का भी जो ये है वो होना चाहिए, टेलरिंग का भी काम आना चाहिए। तो अलग अलग जो क्षेत्र है, रोबोटिक्स का भी छोटा छोटा जो 6 महीने का कोर्स है, या आपको एआई में तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो रोजगार, जिससे रोजगार का सृजन होता है, उन सभी शिक्षा जो है वो आपको शुरुआती दौर से ही मिले। और आपने बोला जो पहले महिलाएं जो मुख्य धारा से, मतलब किसी कारण से शादी हो जाती थी कम एज में, या बच्चे हो जाते थे, तो वो पढ़ नहीं पाती थी। तो पहले भी था विकल्प, ऐसा नहीं है पहले विकल्प नहीं था, पहले था विकल्प। जो ओपन स्कूल है, NIOS, या जो हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, या ओपन यूनिवर्सिटी और भी यहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, उसी टाइप का हमारे यहाँ पे एक बिहार ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, BBOS। हम उसके चेयरमैन रह चुके हैं, काफी 1 साल तक चेयरमैन थे। बिहार बोर्ड ऑफ स्कूल ओपन स्कूल एग्जामिनेशन, यही चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसी के कैंपस में ये संस्थान है। अब इसमें फायदा ये है, या जो भी जो आपको जो भी ये नई शिक्षा नीति का मैं कह रहा हूं, पहले ये नहीं था। जो आपने जो पहले पढ़ा है, हर एक आपको जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक होता है, जैसे लोग पैसा जमा करता है बैंक के खाते में, तो एकेडमिक क्रेडिट का आपको उसमें पैसा जमा हुआ, पैसा मतलब वही मतलब उसका क्रेडिट जमा हुआ। और किसी भी संस्थान से यदि आप की हैं, तो जितना आपने उसका वो क्रेडिट पास कर लिया है, वो आपके उसमें अकाउंट में जमा रहेगा, और आप उससे एग्जिट कर सकती हैं, और कभी भी जो है किसी में दूसरे संस्थान में दाखिला ले सकती है। तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा, वो इस्तेमाल होगा। और नई शिक्षा नीति में आपको पता है जो ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का भी है, 4 साल का भी है। अगर आप ग्रेजुएशन सिर्फ करना चाह रही हैं ऑनर्स, तो 3 साल का। आपको फर्दर मास्टर डिग्री करना है तो 4 साल का कीजिए, फिर आपको 1 ही साल के लिए मास्टर डिग्री में लगेगा। और भी कई बदलाव, यदि आप 6 महीने का कोर्स हैं तो सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी आपको, 6 महीने का सर्टिफिकेट, या 1 साल का भी सर्टिफिकेट होता है। अगर आप 2 साल का किए हैं कोई पर्टिकुलर कोर्स, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा जी। और अगर 3 साल का कोर्स किए हैं तो उसी में डिग्री मिल जाएगा। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। आप चाहें तो अभी छोड़ दें, 5 साल बाद करें। जो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एग्जामिनेशन जो मैंने बताया, एक व्यक्ति को 9 बार मौका मिलता है पास करने का। तो आप समझिए इतना फ्लेक्सिबल कोई रहेगा, तो जो महिला छूट गई है वो पास कर सकती है। और अगर आपने मान लीजिए सपोज बिहार बोर्ड है, या आप CBSE से पास है, और कोई पर्टिकुलर विषय में आप फेल कर गई हैं, माने कोई फेल कर गया है, तो फेल कर गया है तो उसका वो क्रेडिट जमा रहेगा, सिर्फ एक पेपर का वो दे सकता है, डिग्री यहाँ से मिल जाएगी उसको मैट्रिक। मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी, काफी फ्लेक्सिबल है। ये सब नई शिक्षा नीति का है, और ये जरूरी भी बहुत जरूरी भी है, जरूरी भी बहुत है। सर, ये आपने कहा ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे कार्य हैं इसमें, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो जब आप सबके लिए कार्य करते हैं तो खुद के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? अब ये तो है, खुद के लिए वक्त निकालने में थोड़ी सी कठिनाई रहती है बहुत बार, लेकिन खुद के लिए अगर
इच्छा है तो खुद के लिए वक्त निकल जाता है। जनरली रविवार को तो बहुत, शनिवार तो हमेशा वर्किंग ही रहा, ऐसे कायदे से शनिवार बंद है, लेकिन मुझे नहीं याद है जो कभी शनिवार को, अब एक हो सकता है कभी कभी, क्योंकि काम वर्कलोड बहुत रहता था। बहुत रहता है, लेकिन आप कविता के भी शौकीन हैं। अगर कविता, हाँ कभी तो समय रहते अगर एक छोटी सी कविता अगर आप दर्शकों को सुनाना चाहें। देखिए, कविता के हम शौकीन हैं जी। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसे जो म्यूजिक है वो भी पसंद है, टीवी भी देखते हैं, न्यूज जो खास करके है, क्योंकि वो समाज का आईना दिखाता है। अब कविता में ऐसे हम सृजन तो नहीं करते हैं, क्योंकि कविता लेखन के लिए बहुत ही शांत दिमाग चाहिए। उतना शांत जो है वो नौकरी में आने के बाद, खास करके हम लोग का जो ये है उसमें नहीं मिल पाता है। भविष्य में अगर रहेगा, पीएचडी भी कर रहे थे, अच्छा, उसके पहले लॉ भी किए थे, तो पढ़ाई लिखाई करते रहे। तो कविता में आप क्या करना चाह रहे हैं? शौक तो है मुझे। जी जी बिल्कुल। अगर कोई शौक में अगर 2 लाइन कोई कविता जो आपको बहुत मोटिवेट करती है, फिर कभी आप सुनते हो? देखिए, मोटिवेट कई कविताएं करती है। जब हम लोग बच्चा थे तो हमारे कक्षा 6 या 7, ठीक से नहीं याद है, बट उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय भावना से बहुत ओत प्रोत रहता है, तो हम लोग प्रभात फेरी निकाला करते थे जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता था एज स्टूडेंट। तो मैथिली शरण गुप्त की एक कविता थी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आप सुनी होंगी। जी जी। अमर्त्य वीर पुत्र हो तो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। ऐसे करके है। अराति सैन्य सिंधु में सुवार वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। काफी ओज से भरा हुआ कविता है, वीर रस की कविता है। और ऐसे मैथिली शरण गुप्त तो हम जाने ही जाते हैं, वो तो छायावादी कवि हैं और पहले राष्ट्र कवि थे, तो काफी ओज देता था। और बहुत सारी जब आप कविता पढ़ते तो अपने आप में आपको एक, या हरिवंश राय बच्चन जी का जो है, मतलब कई हरिवंश राय जो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काफी एनर्जी मिलता है इससे। और बहुत आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते दीवार पर 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अब उसके बाद का लाइन, मिलते नहीं हैं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी की जो आगे की कड़ी है जी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, ठीक है। और लास्ट है उसका, जो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये तो हर एज के, हर परिस्थिति के लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल है, रेलेवेंट है। और आज भी अगर कभी हिम्मत ऐसे टूटती हो तो लगता है ये सारी कविताएं जो अगर हम पढ़ें तो बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत। आप जब इस क्षेत्र में हैं और अब नए क्षेत्र में आप जा रहे हैं, दूरसंचार में, महाराष्ट्र और जो गोवा है, तो फिर उस क्षेत्र में जाना होगा। तो अभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर, खास करके जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, असफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी। तो सफलता के लिए खास करके जो असफलता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अभी बताया ना हरिवंश राय बच्चन जी की, असफलता से घबराना नहीं है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको एक ही बार में सफलता मिलेगी जी। लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक
एकाग्रचित्त होकर और लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित भाव से अगर तैयारी करेंगी, चाहे जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सर, आप हमारे जी जी जी, तो इसलिए उससे घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है, आस्थावान रहना है, और जो भी होगा, जो भी नहीं होगा, मतलब सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और अगर किसी कारण से नहीं भी मिलती है तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान, सफल इंसान, और अपना उस क्षेत्र में कुछ करके बहुत नाम करेंगे, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी बातें और इतना ज्ञानवर्धक बातें जो आपने साझा की, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगामी पद के लिए जो आप जा रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई दूरसंचार के लिए, उसको अग्रिम आपको बहुत सारी बिहार बिहान की तरफ से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके समस्त दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मुलाकात होगी एक नए अतिथि, नए मेहमान के साथ। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।